दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 5 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, इसलिए कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेंगे। और ये पूरे पांचों स्टॉक्स को जो हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, तो ये आप ही के कमेंट है, यानी कि इन पांचों स्टॉक के बारे में आप राय जानना चाह रहे थे कि इसमें क्या करना है और ये किस लेवल पर अभी चल रहा है। तो इस लिस्ट की पहली कंपनी आती है दोस्तों स्किपर लिमिटेड। तो एक साथी ने इसके ऊपर कमेंट किया था कि इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले अगर हम इसके चार्ट पैटर्न पे नजर डालते हैं तो ये अभी इसका देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और ये 200 DMA को भी यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। तो एक चीज तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में। अब सामने वाले का क्या इंटेंशन था, क्या बोलते इस स्टॉक से रिलेटेड, क्या वो फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं या फिर इसमें इन्वेस्टेड है, या फिर इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो क्या बोलते जाना चाह रहे हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिए थे। तो इन सारे क्वेश्चन का मैं एक शॉर्ट में आंसर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर इसको स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से अगर इसमें क्या बोलते एंट्री करे थे आप अपने सेटअप के हिसाब से, और अगर वो क्या बोलते स्टॉप लॉस अगर तोड़ दिए, हिट कर दिए, तो स्विंग ट्रेडिंग का लॉजिक ये कहता है कि वहाँ से जो आपको फौरन से पहले निकल जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न है कि कंपनी यहाँ से जो है क्या बोलते इसका ट्रेंड जो है रिवर्स होगा, जैसे कि कंपनी को कोई नया ऑर्डर मिल गया या फिर उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए या फिर कोई और भी कंपनी में एक नया डेवलपमेंट आता है, तो उस हिसाब से तो कोई समझो यहाँ पर लॉजिक बनता है। और अगर ये सारी चीज़ें अगर नहीं हो रहे तो फ़ौरन से पहले निकल जाना चाहिए। इसमें जो है दो नुकसानात होते हैं। पहला तो जो यहाँ पर पैसे जो अटक जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो अगर कोई स्टॉक अगर नेगेटिव में चल रहे होते हैं ना, तो फिर वहाँ पर दिमाग में भी जो है वो चीज़ चल रहा होता है। और अगर इसमें कोई लॉन्ग टर्म के पर्पज से अगर इसमें इन्वेस्ट करे हुए वो हम आगे देखेंगे, और इसमें क्या अभी फ्रेश एंट्री बनती है या नहीं वो अभी इसके जो वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे, और इसके बाद भी डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कंपनी करती क्या है। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ कि कंपनी जो है ना ट्रांसमिशन के टावर्स और वाटर सप्लाई के जो पाइप्स होते हैं ना वो कंपनी बनाती है, यानी कि बिजली और पानी के प्रोजेक्ट्स के लिए मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। मार्केट कैप देखेंगे तो 5,314 करोड़ के आसपास है, मतलब एक स्मॉल कैप की कंपनी है। करंटली 471 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। पी रेशियो देखेंगे तो इंडस्ट्री की पी रेशियो से कम है, मतलब अंडर वैल्यूड है। वही अगर हम इसके मीडियन पी रेशियो से कंपेयर करते हैं तो उससे भी समझो यहाँ पर ये कम पे चल रही है। तो इस पी रेशियो के हिसाब से समझो अभी करंटली सस्ते पर है। पीजी रेशियो भी देखेंगे तो ये भी अंडर वैल्यूड है, प्लेजिंग 0 है। आरओसी आरओई आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन ये इंटरप्राइज अगर वैल्यू देखेंगे ना तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। डेट भी थोड़ा ज़्यादा है और इंटरप्राइज वैल्यू भी थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसकी क्वार्टरली अगर रिजल्ट्स पे नज़र डालेंगे तो कोई बड़ा क्या बोलते इसमें परफॉर्मेंस नहीं रहा था, थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने को मिला था, ठीक है। ओपीएम देखेंगे तो आपको बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहे होंगे, और ईपीएस देखेंगे तो हल्का सा इंक्रीज़ हुआ है। तो अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में ऐसा भी नहीं कि कोई बड़ा तोड़ फोड़ किया हो, तो एवरेज है। बाकी इसके अगर ईयरली इस पे नज़र डालेंगे 2020 के बाद से तो एक कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली जो है ग्रोथ दिखा रही है। बैलेंस शीट में अगर बोरोविंग देखेंगे तो ये भी अच्छी खासी है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये देखेंगे ये यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। फाइनली इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं। प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी है, गुड है। एफआईज ने यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया, साथ में डीआईएस ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। तो ओवरऑल इसके जो फंडामेंटल है ना एक अच्छा है, एवरेज है, एवरेज गुड बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फिर से चार्ट पैटर्न पर आ जाते हैं। तो जो साथी इसमें पहले से इन्वेस्टेड है या फिर वो यहाँ पर जो है इन्वेस्ट किए होंगे, चाहे कोई भी लॉजिक हो इन्वेस्ट करने का, जैसे कि यहाँ पर उनको जो है ब्रेकआउट यहाँ पर नज़र आया हो, यहाँ पर लाइन में जो है उतना क्लियर शो नहीं होता है। जो कैंडल का जो वीक होता है ना, हो सकता है ये और भी ऊपर गया हो, लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट था, उसके बाद फिर से जो समझो यहाँ पर नीचे आ गया। तो कोई लॉन्ग टर्म के पर्पज से अगर इसमें एंट्री करे होंगे तो यहाँ पर जैसे कि हमने फंडामेंटल वगैरह देखा, सारा चीज़ ओके है, तो इसमें कोई जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर लॉन्ग टर्म अगर विज़न है तो। और इसका अगर अभी प्रेजेंट ये देखेंगे ना तो ये जो इसका पिछले का जो ये रेजिस्टेंस था ना वो अभी यहाँ पर सपोर्ट बने हुआ है। तो यहाँ पर अच्छे से अगर कंसोलिडेशन करके अगर ये ऐसा इसका क्या बोलते ट्रेंड चेंज होता है तो यहाँ से आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके जो और आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स भी जो है अगर बेहतर होता है तो यहाँ से आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से और टूटता है तो इसका फिर ये नेक्स्ट सपोर्ट ये हो सकता है, ठीक है, ये वाला 450 वाला। और अगर इसको यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं तो पहला रेजिस्टेंस ये, फिर दूसरा ये, और इस तरह से इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। ये तो मैं आपको एक रफली यहाँ पर क्या बोलते हैं बता रहा हूँ लाइन चार्ट में। बाकी आप टेक्निकल को अगर सही से ये करेंगे तो वहाँ पर आपको सही पिक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर इसमें कोई फ्रेश एंट्री का सोच रहे हैं तो अभी जो यहाँ पर फ्रेश एंट्री का कोई भी क्या बोलते हैं टेक्निकली यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं देखने को मिल रहा। अगर लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से अगर फ्रेश एंट्री का सोच रहे हैं तो ये जो 200 जो डीएमए ना, ये ब्लैक लाइन, तो इसके ऊपर अगर आता है तो फिर यहाँ से जो है आप क्या बोलते सोच सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है, एक CCI एक इंडिकेटर है, ठीक है, उसको जो है ना 60 और 9 की सेटिंग कर देना है।
तो जैसे ही क्या बोलते हैं उसको ऐसा क्रॉस ओवर करते हैं ना, तो अभी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्या बोलते हैं देखने को मिलता है अक्सर। अदरवाइज़ यहाँ पर जो फ्रेश एंट्री का कोई भी क्या बोलते हैं लॉजिक बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये मैं जो बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर अगर डबल क्या बोलते हैं बॉटम बनता है और इसके बाद इसको ब्रेक करता है या फिर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है, तो यहाँ से भी क्या बोलते हैं एक स्विंग में जो अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर विज़न है तो फिर वही जैसे कि मैंने CCI का बताया या फिर क्या बोलते हैं ये 200 DMA का। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप साथियों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप खुद से डिसीजन ले पा रहे। यहाँ पर सिर्फ मैं एक लर्निंग पर्पज़ के लिए यहाँ पर मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। अगला है दोस्तों RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो एक साथी ने इसके ऊपर कमेंट किया था कि ये लगातार गिर क्यों रहा है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कंपनी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाती है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल, कन्वर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं, और सेमी कंडक्टर सेगमेंट में भी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो यही चीज़ ज़्यादा जो है बिगिनर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम कमेंट के हिसाब से इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो इसके शेयर प्राइस में गिरने का रीज़न क्या है, सबसे पहले अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे उससे पहले यहाँ पर चार्ट पैटर्न पर नजर डालते, तो ये देखें कि किस तरह से ये डाउन ट्रेंड में है। तो इसका रीज़न सबसे पहला रीज़न तो यहाँ पर ही आपको देखने को मिल रहे होंगे कि एक अच्छा क्या बोलते हैं मूव देखने को मिला था, और ये जो है ये रेजिस्टेंस को समझो ब्रेक नहीं कर पाया, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है ये। तो इसको अगर ब्रेक नहीं किया तो यहाँ से जो है फिर प्रॉफिट बुकिंग और फिर यहाँ से एक शार्प करेक्शन देखने को मिला। एक रीज़न तो वो है। दूसरा रीज़न अगर पहले मार्केट कैप देखेंगे तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है, इंटरप्राइज वैल्यू भी ठीक ठाक है, डेट टू इक्विटी भी ओके है, फेस वैल्यू 2 है, बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, प्लेजिंग 0 है, अच्छी बात है। ROC और ROE देखेंगे तो आपको काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। दूसरा रीज़न तो आप साथी खुद ही समझ गए होंगे, अगर थोड़ा सा भी आप जो है वो ये कि इसका P रेशियो देखेंगे और इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो देखो कहाँ तक चला गया है। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं था, बल्कि अगर हम इसका इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करते हैं ना, ये देखें तो ये 300 के 350 के ऊपर भी गया था। ठीक है, तो मतलब इतना ज़्यादा महंगा हो गया था। और मीडियन P रेशियो देखेंगे तो 118 के पास है। तो अभी भी इतना गिरने के बावजूद भी 185 के आसपास है, और PG रेशियो भी काफ़ी ओवर वैल्यूड है। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न जो है मेरे हिसाब से यही है कि इसके शेयर प्राइस में गिरने का, कि काफ़ी ओवर वैल्यूड हो गए थे, तो इस वजह से यहाँ पर इतना इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिला है। तो अब ये और कितना गिर सकता है, अब अभी देखेंगे फिलहाल यहाँ पर इसका सपोर्ट जोन दिख रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से भी गिरता है तो फिर इसका नेक्स्ट ये हो सकता है 150 वाला। और फ्रेश एंट्री का अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज से अगर कोई इसमें अगर सोच रहे हैं तो पिछले स्टॉक में मैंने जो बताया पहले, तो ये इसको क्रॉस करना 200 DMA को या फिर CCI का क्रॉस ओवर होना। ठीक है, बाकी अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो ठीक ठाक ही गया था। ठीक है, बेहतरीन गया था। अगर नेट प्रॉफिट के लिहाज से देखेंगे कंपनी जो है कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही है, कर्जा भी बहुत कम है, उससे कहीं ज़्यादा रिजर्व है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी स्टेक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अपने स्टेक को डिक्रीज, वहीं पर FIs का देखेंगे तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल यहाँ पर पब्लिक का भी देखेंगे तो इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटली अगर देखेंगे तो सारा चीज़ ओके है, लेकिन ओवर वैल्यूड है। तो मेरे ख्याल से सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गया होंगे। अगर कोई इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, गलत टाइम पे एंट्री ले लिए थे, तो विज़न आपका पहले क्लियर करना है कि आप किस क्या बोलते पर्पज़ से इसमें एंट्री करे थे। अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से एंट्री करे थे तो आपको ये सारी चीज़ें देखना चाहिए था पहले। अगर गलती से एंट्री कर लिए और विज़न लॉन्ग टर्म है यानी कि 3 से 5 साल, तो फिर डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है थोड़ा सा एडजस्ट होंगे या फिर अपने मीडियन P रेशियो तक भी आएंगे ना, तो फिर यहाँ से आपको एक रिवर्सल इसको देखने को मिल सकता है। फ्रेश एंट्री का तो मैंने क्या बोलते क्लियर बता दिया। बाकी इनके क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक ठाक ही आए, और इसका ओवरऑल अगर रिकॉर्ड भी देखेंगे तो बेहतर है। प्रोमोटर ने यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग की है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव इसको ले सकते हैं। ये रिसेंट ट्रेड का अगर देख लेते हैं तो जून में देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी हैवी सेलिंग हुई थी 2 बार, और बल्क डील्स में देखते हैं तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है नवंबर 25 को। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन है थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल अगर इसके फंडामेंटली देखेंगे ना तो सिर्फ P रेशियो और P यानी कि ओवर वैल्यूड को अगर हम साइड करते हैं तो फंडामेंटली जो है ठीक ठाक ही नज़र आ रहे हैं। तो जिस विज़न के हिसाब से अगर इसमें एंट्री किए तो सब्र कर सकते हैं, तो सब्र करना भी बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से डिसीजन लें। अगला कंपनी है दोस्तों मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड, कुछ इस तरह से नेम है। तो इसके बारे में भी एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था कि इसके बारे में भी आप बताइए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कंपनी जो है ना मेडिसिन के मेन जो केमिकल्स होते हैं यानी कि APIs वो बनाती है, और साथ में हेल्थ केयर डिवाइसेस भी प्रोवाइड करती है। यह भी एक स्मॉल कैप की कंपनी है, 2318 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। स्टॉक का P देखेंगे तो आपको यहाँ पर इंडस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो न्यूट्रल शो हो रहेंगे, लेकिन PG रेशियो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक का P देखेंगे तो एक हिसाब से प्रीमियम है, तो क्या ये डिजर्व्स करते हैं उसके थोड़ा सा नीचे आके हम यहाँ पर
ओके किधर है, हाँ यहाँ पर देखेंगे तो ये पिछले अगर 10 साल का देखते हैं 49% का कंपाउंडिंग ग्रोथ शो हो रहेंगे। पिछले 5 साल का देखेंगे तो 29% और पिछले 3 साल का और अभी देखेंगे तो नेगेटिव, यानी कि डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री जो है ओवर वैल्यूड है। इसके क्या बोलते हैं पी रेशियो से भी मीडियन पी रेशियो से भी कंपेयर कर लेते हैं तो मीडियन पी कितना है 28 का है रफली। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ओवर वैल्यूड है पी रेशियो और पी जी रेशियो दोनों के हिसाब से। प्लेजिंग जीरो है, आर ओ सी आर ओ ई आपको काफ़ी कम देखने को मिल रहे होंगे। इंटरप्राइज वैल्यू भी ओके ओके, डेट टू इक्विटी भी समझो ओके ओके। इसके रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अगर नज़र डालते हैं तो उतना खास नहीं गया था। ओपीएम में भी काफ़ी यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिले। तो एक रीज़न ये भी है कि इसके शेयर प्राइस में कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड जाने का। 2020 के बाद से प्रॉफिट और लॉस देखेंगे तो आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे होंगे, समझ रहे, मतलब एक अनस्टेबल के ऐसा कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है। बोरोविंग देखते हैं तो कम है कंपनी के ऊपर, उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स है। बाकी एसेट्स देखेंगे तो वो डिक्लाइन हो रही है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो पॉजिटिव है। फाइनली आ जाते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो प्रोमोटर्स के पास देखेंगे ना तो काफ़ी कम इसके होल्डिंग है, ठीक है, और 61% से भी ज़्यादा जो यहाँ पर पब्लिक के पास है। FIS का भी इसमें है थोड़ा सा, लेकिन दोनों यहाँ पर अपने स्टेक को डिक्लाइन किया है, तो ये भी समझो एक नेगेटिव साइन है। रिसेंटली कोई यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही, सिर्फ वो क्वार्टरली रिजल्ट्स ही यहाँ पर क्या बोलते हैं शो किए थे। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो कंपनी थोड़ा सा अभी भी ओवर वैल्यूड है। दूसरी बात FIS और DIS भी यहाँ पर सेलिंग की है और प्रोमोटर होल्डिंग भी कम है। डेट समझो थोड़ा सा कम है कंपनी के ऊपर। अब इसके जो है हम फाइनली इसका चार्ट पैटर्न पे नज़र डालते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी क्या बोलते हैं उतना खास नहीं गया था, ठीक है। तो इस वजह से इसके शेयर प्राइस में देखें किस तरह से डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। और इसका अभी ये जो सपोर्ट है ना, तो इस लेवल पर अभी समझो ये क्या बोलते हैं कंसोलिडेट थोड़ा सा कर रही है, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक करते हैं ना तो 3 साल के अगर इस पर हम चलते तो फिर इसका जो ये वाला हो सकता है 40 के आसपास। इसको भी ब्रेक करते तो और भी आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कोई किसी का अगर इसमें लॉन्ग टर्म विजन है तो थोड़ा सा इसमें नेगेटिव साइन है, तो अगले क्वार्टर का वेट करें, ठीक है। इसका अगला 2-3 क्वार्टर जो है किस तरह से जाता है वो देखने वाली बात होंगी। अदरवाइज़ अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं ना तो फिर और भी आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। फ्रेश एंट्री की यहाँ पर कोई क्या बोलते हैं लॉजिक देखने को नहीं मिल रहा अगर टेक्निकली देखेंगे और फंडामेंटली भी देखेंगे तो, ठीक है। और जैसे कि मैंने सारी बातें बता दिया हूँ कि ये 200 DMA को अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो 200 DMA को क्रॉस करना या फिर CCI के उसको क्रॉस करना, या फिर थोड़ा सा और सेफ खेलना चाहे तो जो MACD है ना MACD, तो इसका अगर फर्स्ट बार अगर क्रिएट होता है मंथ के टाइम फ्रेम में और एक अच्छा बड़े वॉल्यूम के साथ क्रिएट होता है तो अभी ये क्या बोलते हैं यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हैं। MACD जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा सेफ होता है CCI के बनिस्बत। और बाकी अगर इसमें कोई इन्वेस्टेड है तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा, ठीक है। इतना बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा अगला क्वार्टर का वेट करें और यहाँ पर ही अगर ये अच्छा कंसोलिडेट करता है, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है तो यहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिल सकता है मूवमेंट अपसाइड। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों विमता लैब्स लिमिटेड। तो इस स्टॉक के बारे में एक साथी ने कमेंट किया था कि इसको लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से आप इसको बताएं, ठीक है। सबसे पहले अगर देखेंगे तो कंपनी की शुरुआत 1990 में हुई थी, यानी कि 3 डिकेड से भी कंपनी के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कंपनी क्या काम करती है वो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ये जो है ना एक टेस्टिंग और रिसर्च कंपनी है जो मेडिसिन, फूड, वाटर और इन्वायरमेंट की क्वालिटी चेक करती है, ठीक है। इतना काफ़ी मेरे ख्याल से। ये भी एक स्मॉल कैप की कंपनी है, ठीक है। एंटरप्राइज वाली देखेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल रही है तो ओके है। यहाँ पे पी रेशियो देखेंगे तो इसका भी यहाँ पर समझो प्रीमियम पे भी चल रहा है, यानी कि इंडस्ट्री के आसपास ही चल रहा है। तो इस ये जस्टिफाइंग है, यानी इससे पहले मीडियन पी रेशियो देखते तो मीडियन पी रेशियो तो 24 है, मतलब ओवर वैल्यूड है। और इसके परफॉर्मेंस देख लेते हैं पिछले इसका ओके। तो अगर यहाँ पर देखेंगे ना तो पिछले 3 साल से अगर इस साल का कंपेयर करते तो यहाँ पर समझो थोड़ा ओके ओके, तो ज़्यादा अभी महंगा नहीं बोल सकते, ओके ओके। और ROC और ROI आपको बेहतर शो हो रहे होंगे। PG रेशियो भी थोड़ा सा देखेंगे तो ज़्यादा है, ठीक है। जिस तरह से इसका P रेशियो इसी तरह से इसका PG रेशियो भी है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, प्लेजिंग जीरो है। फटाफट हम चलते इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ था EPS में भी, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना OPM में यहाँ पर कंपनी का थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। ओवरऑल पॉजिटिव रहा इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से अगर किसी स्टॉक को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस देखना भी ज़रूरी होता है। तो सेल्स में देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी और नेट प्रॉफिट में भी 2024 में थोड़ा सा नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ था, वो
अदर इनकम यहाँ पर कंपनी को क्या बोलते हैं नेगेटिव हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर भी ओके है। और इसके अगर सिर्फ 7 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा है और रिजर्व्स अच्छी खासी है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव है। फाइनली आए थे इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो इसमें भी देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास काफ़ी कम स्टेक है। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पर पब्लिक के पास है, पिछले स्टॉक के जैसा ही। खुद प्रोमोटर ने यहाँ पर रिसेंट में क्या बोलते हैं सेलिंग किया है, साथ में DIs ने भी। ये है कि यहाँ पर FIs ने थोड़ा सा अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना कुछ खास नहीं है। रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुआ है या नहीं, तो कोई ख़ास यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो अब हम आए थे इसके क्या बोलते हैं फाइनली। तो ओवरऑल इसका अगर फंडामेंटली अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। रिसेंट क्वार्टर को अगर सामने रखेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा कंसर्न है। अब इसके हम टेक्निकली देखते हैं। तो ये जो है ना, इसका ये सपोर्ट अभी समझो बना हुआ है। यहाँ पर अभी ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, हल्का तो डाउन है, लेकिन अच्छी बात है कि अभी 200 DMA को क्या बोलते हैं इसको क्रॉस नहीं किया। अगर इसको यहाँ पर ये कर देते हैं क्रॉस डाउन, तो फिर और भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर एक अच्छे कंसोलिडेशन के साथ अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, और जैसे कि मैंने बताया CCI या फिर MACD, ओके ठीक है, लॉन्ग टर्म के विज़न के हिसाब से इन दोनों चीज़ों को देखना बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ अगर शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग के अगर देखना चाह रहे हैं तो फिर ये अगर ट्रेंड को अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये सारे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आप साथी जो क्वेश्चन किए थे उनका यहाँ पर डाउट क्लियर हो रहे होंगे और खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन पूछे थे एक भाई ने इमामी लिमिटेड से रिलेटेड। तो एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। कंपनी जो है ना FMCG सेक्टर से बिलोंग करती है। इसका काम देखेंगे तो स्किन केयर, हेयर केयर और जो बाम होते हैं ना वो लगाने के, वो भी कंपनी बनाती है। ऑयल और आयुर्वेदिक यानी कि डेली यूज प्रोडक्ट्स कंपनी समझो बनाती है। ओके, स्टॉक का पी देखेंगे तो इंडस्ट्री से काफ़ी अंडर वैल्यूड है। PE रेशियो नेगेटिव है, वो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अपने को समझ में आएगा। और यहाँ पर इंटरप्राइज वैल्यू भी समझो ओके ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ROCE और ROE भी आपको बेहतर शो हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर 10% के आसपास यहाँ पर प्लेजिंग भी है। ठीक है, अगर 20% से ज़्यादा होता तो ये बड़ा कंसर्न माना जाता, लेकिन चलने के काबिल इतना भी। अब हम आ जाते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसा गया वो देख लेते हैं। तो सितंबर टू सितंबर देखते हैं तो ओके, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स उतना खास नहीं गया था, बल्कि नेट प्रॉफिट में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिले थे और OPM में भी काफ़ी यहाँ पर क्या बोलते फॉल देखने को मिला था, बल्कि एक मेजर फॉल देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस जो है नेगेटिव रहा है। 2020 के बाद से परफॉर्मेंस देखते हैं यहाँ से तो कंसिस्टेंट है, बेहतर है, एक बहुत रैपिड ग्रोथ के साथ है, लेकिन एक पॉजिटिव ग्रोथ के साथ। लेकिन कंपनी के खर्चे जो है उतार चढ़ाव होने की वजह से आपको सारी चीज़ों में यहाँ पर भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। रिसेंट क्वार्टर से रिसेंट ईयर से कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। अगर रिसेंट क्वार्टर भी बेहतर रहता तो यहाँ पर TTM आपको अच्छा देखने को मिलते। तो फिलहाल अगर इसका ये देखेंगे ट्रेंड तो वो थोड़ा सा कमज़ोर है। सिर्फ 72 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा है, उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेहतरीन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। DIs ने यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया, वहीं पर FIs ने यहाँ पर अपने स्टेक को सेलिंग किया। ओवरऑल पब्लिक का थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर ओके है। और क्या बोलते हैं इसका रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुआ है क्या? ओके, यहाँ पर देखते हैं तो 22% के आसपास, यानी कि इतना सारे शेयर जो वो रिलीज़ हुए। रिलीज़ का मतलब हुआ है कंपनी ने जो है ना वो जो 10% के आसपास जो प्लेज करके रखा है ना, तो इतना समझो यहाँ पर अनप्लेज हुआ है। तो टोटल शेयर के हिसाब से अगर यहाँ पर वो निकालते हैं ना तो कुछ ज़्यादा अनप्लेज नहीं हुआ, सिर्फ 0.08% के आसपास। तो बड़ा भी पॉजिटिव साइन नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि अपने शेयर्स को जो यहाँ पर अनप्लेज करने के फिराक में है। अब इसका जाते हैं चार्ट पैटर्न पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेट किया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जो है एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अब अगर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो मेरे ख्याल से ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म के विज़न से अगर इसमें जाना चाह रहे तो ये तो बहुत दूर है समझो। तो अगर थोड़ा अर्ली अगर इसका ये सोच रहे हैं तो पहले देखना है CCI, दूसरा जो है MACD, थोड़ा सा सेफ खेलना चाह रहे तो। और इससे भी बेहतर अगर थोड़ा और सेफ खेलना चाह रहे तो नेक्स्ट क्वार्टर का वेट कर लें कि नेक्स्ट क्वार्टर इसका कैसा आता है। ठीक है, बाकी अगर कोई इसमें फंसे हुए तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, सारी चीज़ ओके। सर्विस की क्वार्टरली रिजल्ट्स उतना बेहतर नहीं आया था, बाकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं। तो ये सीरीज़ आपको कैसा लगा? एक हिसाब से ये सीरीज़ ही है, फर्स्ट एपिसोड रहा समझो ये, यानी कि आपने जो कमेंट किया था कंपनीज़ के ऊपर वो मैंने जो यहाँ पर एनालिसिस किया हूँ। और क्या मैं ये सिलसिला जारी रखूँ? कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट कौन से कंपनीज़ पे आप क्या बोलते हैं डिटेल रिव्यू चाहते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आप इस एनालिसिस पे आप कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।